हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट स्लीप चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं लेके आया हूँ स्पेशल एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो है। तो हम सिर्फ विशेष शिक्षा के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक बाई टॉपिक, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जाएंगे। ठीक है सर, तो चलिए हम देखते हैं आज क्या है विशेष शिक्षा। टॉपिक का नाम ही विशेष शिक्षा है। इसमें पढ़ते हैं हम। जब हम विशेष शब्द किसी भी विशेष के साथ जोड़ते हैं तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और संबंधित विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है या कोई चीज़ है, उसके ऑलरेडी वो पहले से है ही है, लेकिन उसके साथ में अब एक स्पेशल शब्द का यूज करते हैं, विशेष शब्द का यूज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का या कोई भी अन्य चीज़ होती है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पहले तो महत्व था ही, लेकिन उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे। ठीक इसी प्रकार जब हम शिक्षा के साथ विशेष शब्द जोड़ते हैं तो शिक्षा से संबंधित प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह शिक्षक हो, शिक्षा का माध्यम हो, तरीका हो, स्वयं विद्यार्थी क्यों ना हो। अब जैसे इसी प्रकार अगर हम एजुकेशन के साथ में, एजुकेशन तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, अगर उसके साथ में हम क्या करते हैं, विशेष शब्द को हम जोड़ देते हैं तो एजुकेशन का महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसमें चाहे वो टीचर ही स्पेशल क्यों ना हो, भाई टीचर स्पेशल है तो वो स्पेशल की पढ़ाई करके आता है अलग से, तभी तो वो उसको स्पेशल टीचर बोला जाता है, तो उसका भी महत्व बढ़ जाता है। क्या भाई, वो स्पेशल टीचर है। पढ़ाने का तरीका भी एक अलग होता है। स्पेशल चाइल्ड के लिए टीएलएम अलग तरीके से बनाने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके सोचने होते हैं, साधनों के बारे में सोचना होता है, माध्यम देखना होता है, भाई उसे किस माध्यम से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि स्पेशल हो गया बच्चा, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड ही क्यों ना हो, अगर हम उसके एक अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं तो भी एक हमारा विशेष विद्यार्थी के उसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में विशेष विद्यार्थी, चाहे उसकी क्षमता सामान्य से कम हो अथवा सामान्य से अधिक हो, को विशेष शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम, एक विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के द्वारा किसी स्किल को सिखाया जाए अथवा पढ़ाया जाए तो उसे विशेष शिक्षा कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक नॉर्मल चाइल्ड है लेकिन उसको प्रॉब्लम है लर्निंग में, तो हम उसको एक स्पेशल टीचर अगर उसको पढ़ा रहा है, एक अलग तरीके के माध्यम से उसको लर्निंग करा रहा है या कोई स्किल है उसको सिखा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल एजुकेशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जिसने शुरू से सिर्फ साइकिल चलाई है और वो 30-40 की उम्र में जाकर के उसने मोटरसाइकिल कभी पहले चलाई नहीं, लेकिन उस उम्र में अगर हम उसको मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो क्या होगा, एक स्पेशल हो गया कि भैया उसको एक स्पेशल तरीके से क्या किया गया है, उसको सिखाया गया है क्या, मोटरसाइकिल। या नॉर्मल लोग तो शुरू से ही आज के टाइम पर जैसे कि सभी लोग के स्टार्टिंग से चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक 30-40 के व्यक्ति को सिखा रहे हैं तो क्या होगा, दैट इज कि स्पेशल एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं। विशेष शिक्षा का महत्व बौद्धिक अशक्तता के क्षेत्र में और अधिक बढ़ जाता है। बौद्धिक अशक्तता का मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको पहले क्या नाम था, इसका मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। विशेष शिक्षा की अगर बात करें तो बौद्धिक अशक्तता वाले जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करते हैं आगे। हैलेहन तथा कॉफमैन 1973 के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप में तैयार किए गए साधनों द्वारा प्रशिक्षण देना। अब ये आते हैं हमारे 1973 में हैलेहन तथा कॉफमैन ने जो विशेष शिक्षा का अर्थ बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी हम रूपरेखा को तैयार करते हैं किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए या कोई भी प्रशिक्षण देने के लिए, अगर रूपरेखा अलग से तैयार की जाती है, अलग साधनों के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो एक स्पेशल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये साधन विशेष सामग्री, अध्यापन, तकनीक, साज, समाज तथा अन्य सुविधाओं की सहायता से अपवाद स्वरूप बच्चों की असाधारण आवश्यकताओं को पूरी
करती है। हैलेहन ने क्या बोला कि जो अपवाद स्वरूप जो बच्चे होते हैं, अपवाद स्वरूप मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड जिनको बोला जाता है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो, कोई भी हो बच्चा हो, तो उनके लिए हम एक अलग तरीके के साधन तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो और उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि उसको किसके माध्यम से पढ़ाया जाए, तो वो क्या कहलाया जाता है कि स्पेशल एजुकेशन कहलाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग है जी? हैलेहन और कॉफमैन के अकॉर्डिंग है। मूवी कब? 1973। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार फिर से। ये लिखा है 1973 में। किसने बताया? हैलेहन तथा कॉफमैन के अनुसार है ये चीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं। विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा आमतौर पर सामान्य शिक्षा के ढांचे के अंतर्गत वह शिक्षा है जो संबंधित दिव्यांगों के लिए उपयुक्त सुविधाओं, विशेष प्रणालियों और सामग्रियों तथा उपयुक्त शिक्षकों की व्यवस्था करती है। ठीक है, विशेष शिक्षा को आमतौर पर क्या है, एक नॉर्मल एजुकेशन जो होती है उसी के ही ढांचे पर तैयार की गई है, और हम नॉर्मल एजुकेशन को ही बच्चे को पढ़ाते हैं, और नॉर्मल बच्चे को चाहे स्पेशल चाइल्ड को हम पढ़ाते हैं, तो तरीका जो ढांचा है उसका वो एक सेम है, लेकिन क्या कुछ टेक्निक अलग करते हैं, या उसका पढ़ाने का माध्यम अलग हो जाता है, या बच्चों को कोई स्किल सिखाने का अलग टेक्निक हो जाती है, या बच्चे की अलग सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, या बच्चों को बैठने की व्यवस्था की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में काउंट हो जाता है फिर वो। फॉर एग्जांपल, एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है और उसको अगर फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर उसकी क्लास चल रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? स्कूल में रैंप की व्यवस्था की जाएगी और व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वो व्हील चेयर पर बैठ के और रैंप के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर आसानी से पहुंच सके। तो ये क्या होगा, एक ये भी एक क्या है, एक स्पेशल एजुकेशन है, क्योंकि उसके लिए वो व्यवस्था की गई जिससे कि वो आसानी से पहुंचे। और बाकी अदर बच्चे हैं वो नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चेंजेस किया? रैंप की व्यवस्था की, व्हील चेयर की व्यवस्था की, जो क्लासरूम का जो डोर होता है वहाँ पर जो नीचे फ्लैट होना चाहिए जिससे कि व्हील चेयर आराम से अंदर आ सके। तो ये क्या है कि अलग अलग चीज़ें व्यवस्था की, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल एजुकेशन में काउंट होगा वो। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद में अब हम बात करते हैं विशेष शिक्षा का इतिहास, कि भाई इतिहास क्या रहा है विशेष शिक्षा का। इतिहास में हम विकलांग बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को किस नज़र से देखते थे, किस तरीके से देखते थे, उनके लिए क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले लोगों में दिव्यांगता के संबंध में बिल्कुल नकारात्मक दृष्टिकोण रहा, लेकिन समय के चलते हुए आज दिव्यांगों की जो इज्जत है वह समय अनुसार लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के बदलाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, अब ये बात आप लोगों के समझ में तो आ गई होगी कि भैया जो पहले जो दिव्यांग बच्चे जो होते थे उनके संबंध में कैसा दृष्टिकोण था? नकारात्मक दृष्टिकोण था। उनको एक अपवाद समझा जाता था और उनसे एक घृणा की जाती थी। ये सोचते थे कि यार इसके पिछले जन्मों के पाप हैं, इसके कारण से इसको इस तरीके का हुआ, या उसके पेरेंट्स के ऊपर सोचते थे कि इन्होंने पिछले जन्म में बहुत उल्टे सीधे काम किए होंगे, उनके पापों की सज़ा इनको इस जन्म में मिल रही है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, दिव्यांगों की जो इज्जत, लेकिन आज के दौर में दिव्यांग जो बच्चों को जो इज्जत मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है? समय के अनुसार। आज के दौर के अकॉर्डिंग लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ जाए। दिव्यांग बच्चों से अब पहले की तरह नफरत नहीं करते हैं, बल्कि उनसे प्यार करते हैं, और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनके बदलाव किया गया है, उनको एजुकेशन में जोड़ा गया है। ठीक है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम चल रहा है। तो ये सब क्या है, दृष्टिकोण में चेंजेस हुआ है, पॉजिटिव आ जाए। कब आए? क्योंकि टाइम बदलता गया, तो उसके अकॉर्डिंग धीमे धीमे सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, वो चीज़ बात हो रही है। इसके लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं, अभिभावकों एवं सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव थॉट्स आए हैं दिव्यांगों के लिए, उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है? सामाजिक संस्था हैं,
बच्चों के खुद के पेरेंट्स हैं और सरकार की कुछ भूमिका हैं, उनको जिम्मेदार माना था, लेकिन जिसके तहत दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आइए हम विशेष शिक्षकों शिक्षा के युग के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसके कारण? कि ये 2-3 संस्थाएं हैं, पेरेंट्स हो गया, सामाजिक संस्थाएं हो गई, सरकार की नीतियां हो गई। आजकल सरकार भी बच्चों दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में बहुत कुछ सोच रही है, उनको रोजगार दे रही है, सब कुछ दे रही है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अब बदलाव आया है, पॉजिटिव थॉट्स आए हैं। दिव्यांग व्यक्ति को देख करके अब कोई गलत धारणा नहीं रखता है, बल्कि उनको सहानुभूति बरसाता है और उनको एक मतलब उनके लिए एक अंदर से एक अच्छी इज्जत आती है कि यार मतलब एक अच्छा रोजगार देने की सोचते हैं उनके लिए आज के टाइम पे। तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे। विशेष शिक्षा का युग, तो हम कौन कौन सा युग हुआ, किस किस युग में किस तरीके की भावनाएं हुई, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। चलिए, पहला युग जो था हमारा बहिष्कार का युग था। किसका? बहिष्कार का। यह पूर्णतः बहिष्कार का युग था। इस युग में विशेष बच्चों को समाज पर बोझ समझा जाता था तथा समाज द्वारा बहुत ही भयानक तरीकों से दिव्यांग बच्चों का बहिष्कार किया जाता था। यानी कि एक बहिष्कार का जो युग था, इस टाइम पर क्या था, कोई अगर किसी घर में एक दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता था तो उसको समाज के ऊपर बोझ समझा जाता था। उसके माता पिता होते, पेरेंट्स होते, परिवार होता था, उनसे नफरत करते थे, क्योंकि लोग उल्टी सीधी बातें करते थे। अरे यार मतलब इन्होंने पिछले जन्म में कुछ उल्टे सीधे पाप किए होंगे, इस वजह से इनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, या बच्चा को ही उल्टा सीधा सोचा जाता था। और मतलब बहुत ज़्यादा नफरत होती थी, देख नहीं सकते थे, बेकार है, इस तरीके की भावनाएं रखी जाती थी। किसके प्रति? जो देख के दिव्यांग बच्चों के प्रति। तो उस टाइम पे उन बच्चों क्या होता, बहिष्कार किया जा रहा था। भाई इसको नफरत तरीके से भरी नज़रों से देख रहे हैं, उसके माँ बाप कहीं भी जाने में शर्म कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बहिष्कार हुआ है। ठीक है, आगे उसके बाद में फिर दूसरा जो युग आया, वो कौन सा युग आया? मनोरंजन के साधन के रूप में सामाजिक स्वीकृति का युग। अब इस युग में क्या हुआ देखते हैं। इस युग में दिव्यांग बच्चों का व्यक्तियों का समाज द्वारा मनोरंजन के साधन के रूप में स्वीकार किया गया और उन्हें भिखारी, जोकर, दास बनने को क्या किया? मजबूर किया गया। कहने का तात्पर्य, जब मनोरंजन के साधन के रूप में युग आया, उसमें क्या हुआ कि दिव्यांग जो व्यक्ति होते थे, दिव्यांग में सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं आती है, फिजिकली हैंडीकैप है या सुनने में प्रॉब्लम है या दृष्टि बाधित है, वो सभी चीज़ों में होते थे। तो उस टाइम पर सभी को ही एक गलत नज़र से देखा जाए तो क्या करते थे, वो उनका मनोरंजन करते थे उनसे। ठीक है, भिखारी बना दिया, भीख मंगवा रहे हैं, ठीक है, उनसे सेवा करवा रहे हैं, अपनी काम काज करवा रहे हैं, मतलब उनको यानी कुछ भी इज्जत नहीं दी जाती थी, तो स्वीकारते नहीं थे ठीक से, मजबूर करते थे उनको उल्टे सीधे काम करने के लिए, भिखारी भीख मांगने के लिए। ठीक है, दास बना के रखते थे, कुछ लोग सेवा करवाते थे अपने। तो इस तरीके का ये एक युग आया। इसके बाद में जो युग आया वो देखते हैं। उस युग का नाम क्या है? कानूनी भेदभाव, निषेध और जादू टोने का युग। तो आप जैसा कि नाम से ही जान सकते हैं कि भैया जादू टोने के द्वारा कुछ लोग पहले अंधविश्वास होता था। जादू टोने का मतलब ये क्या है? एक अंधविश्वास है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। मध्य युग में चर्च ने दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें आश्रय प्रदान किया। सामाजिक अधिकारों को दिव्यांगों को पहुंचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु यह सभी कानून भेदभावपूर्ण थे। समाज में इन दिव्यांगों को जादू टोने द्वारा ठीक किए जाने का अंधविश्वास प्रचलित हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जादू टोने का मतलब ही सिंपल सा है कि भैया अंधविश्वास में लोग डूबे हुए थे, सोचते थे कि झाड़ फूँक करवा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उस मंदिर में जाके कुछ पूजा पाठ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाए, इस तरीके का प्रचलन था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर क्या सबसे अच्छी चीज़ ये आई निकल के कि चर्च जो होता है, उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को एक जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भैया हम जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और उनके लिए जो भी हम सोशल एक्टिविटीज़ होगी उनको आश्रय देते हैं, उनको रखने का, खाने पीने की व्यवस्था, सब चीज़ की यानी कि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। इसके चलते क्या हुआ, फिर एक कानून भी बन गया।
कानून बना, लेकिन उसमें क्या हुआ, बच्चों के प्रति भेदभाव की भावनाएं भी उसमें भी स्पष्ट दिखाई देने लगीं। तो जब भेदभाव वाला कानून बना तो फिर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का युग था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, फिर दूसरा जो युग आया वो है सहानुभूति और विभिन्न संस्थानों के आश्रय प्रदान करने का युग आया। उस टाइम पे कुछ संस्थाएं निकल के आगे आई, संस्थाएं बनी और लोगों के दृष्टिकोण में भी चेंज होने लग गए इस युग में आकर के, ठीक है। पढ़ते हैं, इस युग में दिव्यांग व्यक्ति मनोरंजन या संदेह के विषय की बजाय सहानुभूति का विषय बनकर रह गए। दिव्यांगों को संरक्षण और खुला आश्रय प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने लगे। इस युग में क्या हुआ, सबसे बड़ी महत्वबाजी होने लग गई कि भैया एक तो मनोरंजन और जो किया जाता था उनके साथ में उस विषय को हटाकर एक सहानुभूति का विषय बन गया। उनके बारे में थोड़ी पॉजिटिव सोच आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बच्चों को संरक्षण देने, खुला आश्रय, अपनी आज़ादी से रह सकते हैं। पेरेंट्स को भी जो नहीं लगा कि नहीं कोई बात नहीं हमारा बच्चा ये है ऐसा, तो मतलब खुल के सब लोगों के सामने जाने लगे, ठीक है। और उनको मतलब इस तरीके का प्रयास करना स्टार्ट हो गया था, उन्हें अपनाना स्टार्ट हो गया, स्वीकार करने लग गए थे कि हाँ भाई चलो हमारा बच्चा है ऐसा तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके की बातें निकल के हैं। इसके बाद जो आता है दूसरा युग आता है वो आता है पृथक व्यवस्था का युग। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे समाज को दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमताओं में विश्वास होने लगा, जिसके फलस्वरूप विशेष विद्यालय की स्थापना होने लगी और विशेष शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। इस पृथक व्यवस्था का ये युग आया, इसमें क्या हुआ कि जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनकी एबिलिटी को जानने की कोशिश करने लग गए, उनकी क्षमताओं के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। विश्वास होने लगे कि भाई ये भी बच्चे कुछ कर सकते हैं, ये भी बच्चे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बच्चे अपना जीवन यापन अच्छी तरीके कर सकते हैं, ये भी बच्चे अपनी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो जब ऐसा विश्वास आ जाता है तो आपके दृष्टिकोण में अपने आप ही परिवर्तन होने लग जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें योगदान होता है पेरेंट्स का। अगर वो स्वीकार करने लग जाएगा हमारा बच्चा ऐसा है तो है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चे तो सामने वाले और भी लोग होते हैं उनकी पॉजिटिव थॉट्स अपने आप ही बदल जाते हैं। तो जब ऐसा होने लगे तो क्या हुआ कि विद्यालयों की स्थापना होने लग गई, ठीक है, जो कि एक विशेष शिक्षा के रूप में उनको स्वीकार करने लगा। स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स मानने लग गए, स्टार्ट हो गए कि भाई स्पेशल एजुकेशन इनमें दी जाती है बच्चों को, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आता है जो हमारा आता है वो है समेकित शिक्षा की व्यवस्था। समेकित शिक्षा की व्यवस्था का युग, वहाँ पर समेकित शिक्षा का स्टार्ट हो गई। इस युग में आते आते इस युग में दिव्यांग व्यक्तियों की प्रत्येक शिक्षा पर बल ना देकर, देखिए ध्यान से पढ़िए सुनिए, इस युग में क्या हुआ, दिव्यांग व्यक्तियों की प्रत्येक शिक्षा पर बल ना देकर सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया जाने लगा और इसका परिणाम समेकित शिक्षा के रूप में उभर कर सामने आया। क्या हुआ कि उस टाइम पर व्यक्तियों की प्रत्येक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता था। जो स्पेशल चाइल्ड थे उनके लिए हर एक चीज़ें के ऊपर बल ना दे करके एक सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया गया। जो नॉर्मल जो स्कूल हो, पहले तो क्या किया, इससे पहले जो हमारा पृथक व्यवस्था का युग था उसमें क्या किया कि स्पेशल एजुकेशन के स्कूल बनने लग गए, स्वीकार करने लगे कि भाई एक स्पेशल एजुकेशन की संस्था होनी चाहिए। लेकिन जब समेकित शिक्षा की व्यवस्था का युग आया, इस युग में आके क्या हुआ कि जो दिव्यांग बच्चे होते थे उनको एक स्पेशल एजुकेशन में ना रख करके ही उनको सामान्य विद्यालयों में, सामान्य विद्यालय नॉर्मल स्कूल्स हैं लेकिन उसमें ही क्या किया, विशेष कक्षाओं का प्रबंध किया, स्पेशल एजुकेशन का उन्हीं में स्टार्ट किया कि भाई नॉर्मल भी पढ़ेंगे इधर और इधर विशेष बच्चे भी पढ़ेंगे, स्पेशल चाइल्ड भी पढ़ेंगे। लेकिन स्कूल क्या होगा, वो एक ही होगा, लेकिन कक्षाएं उनकी अलग अलग होंगी। पहले क्या था कि स्कूल भी अलग कर दिया था। समेकित शिक्षा में क्या हुआ कि स्कूल एक ही है लेकिन क्लासरूम अलग अलग हैं, ठीक है। और जो इसका परिणाम निकल के आया उसका नाम निकल के आया क्या कि समेकित शिक्षा का नाम रख दिया। ओके, आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा समावेशी शिक्षा की व्यवस्था का युग, ठीक है। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का।
यह युग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आशा की किरण बनकर आया। किसकी किरण बन गया? आशा की। भाई दिव्यांग बच्चों के लिए एक आशा निकल के आने लगी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के सामान्य एवं विशेष बच्चों को एक साथ नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार दिव्यांगजनों का समावेशन कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वह समाज के उत्पादक वर्ग के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समग्र शिक्षा के युग मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की जब व्यवस्था हुई, इसमें क्या हुआ कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको और नॉर्मल चाइल्ड जो हैं उनको एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, एक ही छत के नीचे दोनों को एक साथ बैठा करके जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन का युग कह रहे हैं। ठीक है। और इसमें शिक्षण की व्यवस्था जो है एक ही क्लासरूम में की गई। और क्या हुआ कि अब समावेशन दोनों को एक साथ होने लगा, जिससे क्या हुआ कि समाज की मुख्य धारा से बच्चे आसानी से जुड़ पा रहे हैं और वो अपनी भूमिकाएं भी निभा रहे हैं। ठीक है। तो जो आज के टाइम पे जो स्पेशल जो इंक्लूसिव एजुकेशन का दौर चल रहा है वो यही है। ठीक है। इसके बाद में नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं इसके बाद में टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ें लेके आता रहूँगा और सारी डिसेबिलिटी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।